नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका किताब ये वस्तुनिष्ठ है। मतलब कि ये किताब आपका ऑब्जेक्टिव किताब है। मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड किताब है और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब से पूरे किताब में आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो मैं भी उसी प्रकार आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हर टॉपिक का एक एक वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें देख रहे हैं वो है आपका बिहार का इतिहास। तो बिहार का इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम आज डील करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से, वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा मुझे रेड पेन लेने दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको बताना है, आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राजधानी क्या था? तो इसकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? ऑप्शन ए चाणक्य, विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाणक्य विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 351 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 320 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 320 ईस्वी में, 320 एडी में, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 320 ईसा पूर्व। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी तिबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? क्वेश्चन आपका यही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ। ऑप्शन ए 311 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 320 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 350 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 315 ईसा पूर्व।
में पाटलिपुत्र आया था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी डेमेट्रियस, ऑप्शन डी डिमोक्लिस। तो आपको इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी तीबर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो बताना है आपको कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए ईरानियों से, ऑप्शन बी यूनानियों से, ऑप्शन सी शकों से, ऑप्शन डी यूचियों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनानियों से। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ऑप्शन ए दिव्यवदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिका। तो इंडिका है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। तो नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने
शासक किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। तो नंद वंश के बाद मौर्य मगध पर मौर्य वंश या मौर्य राजवंश ने शासन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी मिलिंद। तो इसका राइट आंसर है 14 का वो है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, और कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ऑप्शन ए स्ट्रैबो, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी युआन च्वांग। तो 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है मेगास्थनीज विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी तिबर, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत रहता था? किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत रहता था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है तिबर, ऑप्शन डी है अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। तो बिंदुसार जो कि मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत रहता था। पिंगलवत ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए सहबाजगढ़ी अभिलेख में, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी अभिलेख में, ऑप्शन सी शिलालेख 13 में,
ऑप्शन डी सोपारा अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 13 में। तो अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख शिलालेख 13 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि तीसरा या तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोगली पुत्र तिस, ऑप्शन बी पिंगलवत्स, ऑप्शन सी महाकश्यप, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर ए मोगली पुत्र तिस। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो आपको बताना है इसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 251 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 234 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो ऑप्शन ए 251 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक। तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कंबोज, ऑप्शन डी
उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग। कलिंग युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक का धर्म था। अशोक का धर्म था। ऑप्शन ए, नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन बी, प्रशासनिक संहिता। ऑप्शन सी, युद्ध संहिता। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक आचार संहिता। तो अशोक का धर्म नैतिक आचार संहिता पर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। ऑप्शन ए, सुवर्णगिरी में। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी, अवंती में। ऑप्शन डी, वैशाली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय आपका पाटलिपुत्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। ऑप्शन ए, लुम्बिनी। ऑप्शन बी, कुशीनगर। ऑप्शन सी, बोध गया। ऑप्शन डी, वैशाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। तो अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपनी राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। ऑप्शन ए, 9वें वर्ष। ऑप्शन बी, 10वें वर्ष। ऑप्शन सी, 11वें वर्ष। ऑप्शन डी, 7वें वर्ष। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वें वर्ष। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपनी राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए, भागलपुर। ऑप्शन बी, कैमूर। ऑप्शन सी, चंपारण। ऑप्शन डी, छपरा। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। तो अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। ऑप्शन ए, लोरिया हरेराज। ऑप्शन बी, लोरिया नंदनगढ़। ऑप्शन सी, रुमिनदेई। ऑप्शन डी, रामपुरवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुमिनदेई। तो बिहार से प्राप्त होने वाले
अशोक के स्तंभलेख रुमिनदेही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक परासी या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक परासी या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी तोसली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक परासी या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। ऑप्शन ए कुम्भलहार पटना में, ऑप्शन बी राजगिरी में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी मनेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुम्भलहार पटना में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुम्भलहार पटना में स्थित था। कुम्भलहार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न एक बेतना कर सकता है या कर सकते हैं? तो किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा न ही एक बेतना कर सकते हैं? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी एरियन, ऑप्शन डी बी.ए. स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरियन ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए हेनस्वांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी चाणक्य। 35 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फाहियान। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस शासक ने
गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। तो किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक। तो अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था और ये 4 गुफा थे आपके सुदामा, विश्व, झोपड़ी, चौपड़ तथा कर्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने, ऑप्शन डी दशरथ ने। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दशरथ ने। तो दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा सम्मिलित थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यची प्राप्त हुई है। तो मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यची प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए दीदारगंज पटना से, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी बसाड़ में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीदारगंज पटना में। तो मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यची दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। इसे स्त्रीरथ नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए सोनपुर, ऑप्शन बी सोनपुर वैशाली, ऑप्शन बी लोहानीपुर पटना, ऑप्शन सी बसाड़ वैशाली, ऑप्शन डी भागलपुर। तो बताना है कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोहानीपुर पटना। तो बिहार के लोहानीपुर पटना स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। ऑप्शन ए सेल्यूकस ने, ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने, ऑप्शन डी जस्टिन ने। तो पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। ऑप्शन ए सेल्यूकस ने, ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी चाणक्य ने, ऑप्शन डी जस्टिन ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने। तो पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का
वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ऑप्शन ए है आपका बिंदुसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीप्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीप्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी प्लूटार्क, ऑप्शन सी जस्टिन, ऑप्शन डी स्ट्रैबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैबो। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। तो यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के शासक बिंदुसार के दरबार में हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मास्टिक का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी कीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। तो केवल भाब्रू स्तंभ में जिस है, केवल वह भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तंत्रिकों ने। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी डिमाक्लिस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी फाहियान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज का। क्वेश्चन नंबर 50 है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह केंद्रीकृत था, ऑप्शन बी करों का बोझ अधिक था, ऑप्शन सी प्रशासन तंत्र कठोर था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, ऑप्शन बी है उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ऑप्शन सी उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, देवानाम पीए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो देवानाम पीए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देवनाम पीए के नाम से अशोक ने अपने आप को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 53 है, धम्म महामाद के कार्य क्या थे? तो धम्म महामाद के कार्य क्या थे? ऑप्शन ए धम्म नीति या क्रियान्वयन करना, ऑप्शन बी लोगों के बीच दान वितरण, ऑप्शन सी जन कल्याण के उपाय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो धम्म महामात के कार्य, धम्मनीति या क्रियान्वयन। ऑप्शन बी, लोगों के हित, लोगों के बीच दान वितरण। ऑप्शन सी, जन कल्याण के उपाय। ये तीनों थे, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। ऑप्शन ए, न्यायिक। ऑप्शन बी, ग्रामीण प्रशासन। ऑप्शन सी, राजस्व का विभाग। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। ऑप्शन ए, न्यायिक। ऑप्शन बी, ग्रामीण प्रशासन। ऑप्शन सी, राजस्व का विभाग। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? पहला कौटिल्य, दूसरा पाणिनि, तीसरा उपवर्ष। तो आपको बताना है ऑप्शन से देख के। ऑप्शन ए है केवल एक। ऑप्शन बी है 1 एवं 2। ऑप्शन सी है 1 एवं 3। ऑप्शन डी है 1, 2 एवं 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3। मतलब कि मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य, पाणिनि और उपवर्ष तीनों का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। पहला पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष। दूसरा दीदारगंज की यक्षी। तीसरा बराबर की गुफाएं। चौथा राजगीर की स्वर्ण भंडार गुफा। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए है केवल ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी है 1, 2 एवं 3। ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 4। ऑप्शन डी है 1, 3 एवं 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एवं 3। तो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है आपके 1, 2 और 3। आपके चौथा ये नहीं होगा। मतलब कि पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 57 है, अशोक की धम्मनीति की जानकारी मिलती है। तो अशोक की धम्मनीति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए, द्वितीय स्तंभलेख से। ऑप्शन बी, 7वें शिलालेख से। ऑप्शन सी, द्वादश शिलालेख से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। तो अशोक की धम्मनीति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए, द्वितीय स्तंभलेख से। ऑप्शन बी, 7वें शिलालेख से। ऑप्शन सी, द्वादश शिलालेख से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 58 है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए, द्वितीय स्तंभलेख में। ऑप्शन बी, 7वें शिलालेख में। ऑप्शन सी, नवम शिलालेख में। ऑप्शन डी, द्वादश शिलालेख में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवम शिलालेख में। तो अशोक के नवम शिलालेख में जो है दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है,
और आपका आखिरी क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य से, तो मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी अयोग्य शासक, ऑप्शन सी आर्थिक संकट, ऑप्शन डी प्रांतीय विद्रोह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकट जैसा कोई उस समय बात नहीं था। और विदेशी आक्रमण सही है, अयोग्य शासक भी सही है, और प्रांतीय विद्रोह भी सही है। इसमें आपका नहीं पूछा है, तो ये कारक नहीं था पतन का मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा टोटल 59 क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का। तो आज के लिए आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मौर्योत्तर बिहार का। ठीक है, चलिए आप लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।